डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। मैं आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है उसका सबमिशन जो है पोर्टल एक तरह का वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप जो है उस पर अपनी सेकंड असाइनमेंट जो है वो आप अपलोड जो है वो कर सकेंगे। कितने लोगों ने टॉपिक ले लिया और कितनों का रहता है अभी? ठीक है, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जो है, असाइनमेंट 1 सेकंड सो फार जो है 12 असाइनमेंट 12 जो है आउट ऑफ 15 12 लोगों ने जो है ये असाइनमेंट जो है आपकी सबमिट की है। तो बाकी की सबमिशन पोर्टल जो है, अगर किसी का टॉपिक रहता है तो वो मुझसे ले सकते हैं। सर वो असाइनमेंट पहले का तो टॉपिक लिया था, सेकंड का और टॉपिक लेना पड़ेगा। तो बेटे सेकंड का मतलब ये है कि पहली पूरी हो चुकी है और अपने आगे बढ़ना है, तो सेकंड तो उसी टॉपिक पे तो नहीं होगी, दोबारा डुप्लीकेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, दोबारा टॉपिक नहीं सर। ख्याल है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें सारी इस्टेब्लिश की थी, क्या ख्याल है? जी सर। चलें जी, अपनी जो डिस्कशन है फ्रीजिंग की, हमारे आखिरी मराहल में है फ्रीजिंग की। लास्ट टाइम हमने कुछ बातें की थी डीप सुपर कूलिंग की, आइस न्यूक्लिएशन की, और उसमें हमने कहा था कि फ्रीज अवॉइडेंस जो है दैट मीन विल बी थ्रू डीप सुपर कूलिंग। डीप सुपर कूलिंग को हमने कहा था कि सेलुलर कंटेंट्स विल रिमेन इन लिक्विड फेज इवन एट टेम्परेचर दैट आर क्वाइट बिलो द थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट, कि -0 डिग्री जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो टेम्परेचर पे, इवन -30 और 35 पे जो हायर प्लांट्स हैं, खासकर जो वुडी स्पीशीज़ जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, फॉरेस्ट स्पीशीज़, उनके अंदर टेंडेंसी होगी कि उनके जो सेलर कंटेंट्स हैं वो फ्रीज नहीं होंगे बल्कि वो लिक्विड फेज में रहेंगे। तो 33 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म और 1 फैमिली ऑफ जिम्नोस्पर्म उसके अंदर ये रिपोर्टेड है। बाकी हमने क्रायो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स की बात की थी, हमने आप कह लो कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात की थी, और हमने कहा था कि जो सुक्रोज है दैट इज़ द मेन क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट इन प्लांट सेल्स। अदर जो हैं उनमें फ्रक्टन्स वगैरह हैं, रेफिनोज हैं, सॉर्बिटोल और मैनिटोल, दीज आर आल्सो कंपैटिबल सॉल्यूट्स, ये वाले। तो वो कुछ मैनेजमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट से मुराद है कि जो एज ए रिसर्चर जो स्टडीज़ अंडरटेकन हुई हैं उनमें जो चीज़ें ऑप्टिमाइज होकर सामने आई हैं, आल दो के ये जो प्लांट को कह लें एक तरह के सप्लीमेंट करने वाली बात है, कंप्लीट जो ओवरकम करना किस चीज़ को वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टिल जो इम्प्रूवमेंट है या मॉड्यूलेशन है ग्रोथ की, दैट इज़ पॉसिबल। तो सीड की हार्डनिंग है विद 0.01% अमोनियम मॉलिब्डेट,
ठीक है। लाइकवाइज जो फोलियर एप्लीकेशन है 2% कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी। लाइकवाइज जो है कि 2% DAP है और 1% म्यूरेट ऑफ पोटाशियम पोटाशियम क्लोराइड। तो KCl में कितने % होता है K2O? जी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट 11 स्टूडेंट्स हैं। जो KCl हमारी फर्टिलाइजर है उसके अंदर कितने %? जी सर, उसमें 60% होता है सर पोटाश K2O। और जो K2SO4 है उसमें, MOP से कहते हैं सर। हाँ जी, जो SOP है उसमें 50% जो है वो पोटाशियम ऑक्साइड जो है वो होगा। लाइकवाइज जो फोलियर स्प्रे है 500 ppm साइकोसेल जो है वो, ताकि जो रूट पेनिट्रेशन है वो बेहतर हो। लाइकवाइज जो आपके फाइटो हार्मोन्स हैं इनको जब हम एक्सोजीनियसली अप्लाई करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर। तो सैलिसिलिक एसिड का यूज एज ए ग्रोथ रेगुलेटर 100 ppm पे। जो ब्रस जो ब्रासिनोस्टेरॉइड्स हैं, ब्रासिनोलिड वगैरह 0.5 ppm पे। और ये सारी आपको स्टडीज जो हैं ये उनकी जो है बेस्ड पे ये फाइंडिंग है होगी, ठीक है। सी ट्रीटमेंट है, साइल एप्लीकेशन है, फोलियो स्प्रे है, पिंक पिगमेंटेड फैकल्टेटिव जो है मेथानोट्राफ जो है वो एट 106 kg आई थिंक आएगा एज ए सोर्स ऑफ साइटोकाइन। इसको मैं देखता हूँ इसमें से यूनिट जो है स्किप जो है वो हो गया। तो यहाँ तक इसका तज़किरा खैर जो है लो टेम्परेचर का वो ख़त्म होता है। हमारा जर्नी जो है एक एन अदर बड़ा क्रिटिकल जो स्ट्रेस है दैट इज़ हैवी मेटल्स, उसकी तरफ हम करेंगे। लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले जो लो टेम्परेचर है उसके वाले से मैं चंद एक टर्म्स बोलूँगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ है चिलिंग, दूसरी है फ्रीजिंग, ठीक है। चिलिंग लो टेम्परेचर इंड्यूस्ड अब नॉर्मल ग्रोथ बिहेवियर कह लें इसको, डिस्ट्रप्शन इन ग्रोथ बिहेवियर। लेकिन जो फ्रीजिंग है दैट इज टिपिकली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। उसके बाद विट्रिफिकेशन थी, क्रिस्टलाइजेशन थी, ठीक है। आइस न्यूक्लिएशन है टर्म, डीप सुपर कूलिंग है, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, आइस न्यूक्लिएटर्स हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन थी, ठीक है। फ्रीज स्मूथनिंग थी, फ्रीज डेसिकेशन थी, फ्रीज डिहाइड्रेशन थी। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर हैं, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्या ये कंटेंट्स हमारे क्लियर हैं? मैक्सिमम जैसे कि चले अच्छा, जो एक हैवी मेटल है, ठीक है, उसका आपके ज़हन में पहली तो चीज़ है मेटल का आपके ज़हन में क्या कंसेप्ट है? मेटल क्या होती है? व्हाट इज मेटल? उर्दू में धात कहते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय अ मेटल? वो क्या चीज़ है कि जो डिफरेंशिएट करेगी मेटल को नॉन मेटल से? यार क्विकली रिप्लाई किया करो, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें होता है फ्लो हाँ, कंडक्टिविटी उसकी। मेटल जो है होती है सर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके हो गया। दे आर डक्टाइल, उनको किसी फॉर्म में ढाला जा सकता है, ठीक है। तो हैवी का वर्ड जो है लगा हुआ, अच्छा हैवी से भी पहले कुछ अल्कली मेटल्स भी होती हैं। अल्कली मेटल कौन सी हैं जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है? सर सोडियम वगैरह। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो वर्ड हैवी है इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? ये क्या है हैवी? सर इसकी डेंसिटी की कोई लिमिट पार्टिकुलर? डेंसिटी होती है 4, डेंसिटी की 5 मिलीग्राम आई थिंक, 5 से मेरे ख्याल में ज्यादा होती है। वाटर से 5 गुना और 3.5 जी से 7 सर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जिनकी डेंसिटी होगी उनको हम हैवी कहेंगे। अब ये जो डेफिनेशन है ना हैवी मेटल की, डेंसिटी की बेस पे इसमें एक अहम जो लिमिटेशन है जो उसको क्वालिफाई करेगी कि वो हार्मफुल है या नहीं,
वो बड़ी क्रिटिकल है। उसमें चीज़ें जो हैं वो इन अ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर जो है वो खराबी पैदा करेंगी। अदरवाइज जो है लो कंसंट्रेशन पे वो जितनी भी मेटल्स हैं, खासकर जो जिनको हम हैवी इस वक्त कह रहे हैं कि वो हार्मफुल होंगी, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, ये लो कंसंट्रेशन पे हमारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और बहुत सारे जो हैं ये कैटलिस्ट जो हैं उनके एक्टिवेटर के तौर पे, उनके कंपोनेंट के तौर पे, ठीक है, तो ये अपना रोल प्ले करेंगे, आयरन वगैरह बाकी सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब इनकी कंसंट्रेशन जो है किसी थ्रेशोल्ड, पार्टिकुलरली कोई इनकी कंसंट्रेशन साइल में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में एक परमिसिबल लिमिट होगी कि ये 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ साइल से कम होनी चाहिए, तो उससे जब बढ़ जाएगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम काज करेंगी। दे विल इंटर इनटू आवर फूड चेन और बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इनके सोर्सेज क्या होंगे? जो हमारा जर्नी है हैवी मेटल स्ट्रेस का, उसमें आज हम एस्टेब्लिश करेंगे कि हैवी मेटल्स है क्या, कहाँ से आती हैं सोर्सेस, फिर हम उनके जो स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जो हैवी मेटल्स हैं उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको हम इस्टेब्लिश करने की जो है वो कोशिश जो है वो करेंगे। और आफ्टर वर्ड्स जो हैं इनकी डिटॉक्सिफिकेशन के, फाइटो रेमेडिएशन के क्या मैकेनिज्म्स हैं, कैसे इनको प्लांट लेवल पे क्या चीज़ है और हम क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम जो है वो उसको मद्देनज़र रख के आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि मेटल जो है उनको नॉन मेटल से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें तमीज़ कर सकते हैं बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो कंडक्ट हीट करती हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्लस हीट, ठीक है, और मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, उनको ढाला जा सकता है और उनमें चमक होती है, लस्टर जो है, जो बेसिक केमिस्ट्री की बातें हैं कि मेटल जो हैं। तो मेटल में बहुत सारी चीज़ों के अब हम अगर अपने नाम लें जिनके साथ हम कंसर्न हैं, कैडमियम है हमारे पास, आर्सेनिक है, जिंक है, प्लम्ब है, आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, कॉपर वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें, तो इन पे हम जो है वो फोकस करेंगे। और उनमें खासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी, इसमें जो हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं खासकर, आपके अंदाजे के मुताबिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये किन हैवी मेटल्स को ज़्यादा सोर्स होगा? हैवी मेटल्स एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वहाँ से कौन सी हैवी मेटल जो है वो आती है? सीवेज वाटर। हाँ जी, सीवरेज वाटर जो होते हैं। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वहाँ से कौन सी हैवी मेटल आती हैं? आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड किस पे बेस करती हैं? कॉपर सल्फेट में क्या होता है जो आप नीला थोथा यूज़ करते हैं वार्डक मिक्सचर वगैरह में, बाकी चीज़ों में? बेटे ये अपना माइक म्यूट करेंगे कि पीछे ना बहुत हार्म है। अच्छा, उसके बाद हम गंदम में क्या रखते हैं? एल्युमिनियम फास्फाइड, जो गोलियां रखते हैं, एल्युमिनियम आता है। जी सर। उसके बाद अक्सर जब ये गोलियां नहीं थी तो गंदम में पारा रखा जाता था, मरकरी। उसके बाद जो नहीं पता। हाँ, मरकरी जो है पारा रखा जाता था गंदम में, जो भड़ोले हैं जो उसमें साइलोस हैं उसमें। आफ्टर दैट आपकी जो रोडेंट्स हैं उनको जो कुतरने वाली चीज़ें हैं, चूहे वगैरह, उनके लिए जिंक फास्फाइड जो है वो बेट्स रखे जाते हैं। तो उसके बाद जो आपकी फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत सारी हैवी मेटल्स जो हैं उनमें के साथ हमारे पास पहुंचती हैं, तो उनकी डिटेल जो हम देखेंगे। अब तक हमने जो जिक्र किया, हमारा कंसेंसस ये है कि मेटल्स आर दोज दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are malleable, they are ductile, and they have luster. The term heavy refers to the metal that has a density that is 5 times greater than that of water. Moreover, the typical density ranges in quantity term from 3.5 gram per centimeter cube to 7 gram per centimeter cube. तो बड़ी हैवी डेंसिटी उनकी होती है। डेंसिटी से मुराद है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसका क्रक्स जो है वो दे दिया। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हैवी मेटल में या किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो पॉइजन लाइज इन डोज, और ये जो कदीम यूनानी फिलासफर्स थे
उन्होंने इस चीज़ों को बड़ा अर्ली एस्टेब्लिश कर लिया था। वो कहते थे एवरीथिंग इज पॉइजन और नॉट अ पॉइजन, इट इज़ द डोज दैट मेक अ सब्सटेंस पॉइजन। तो उसमें बहुत सारी, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट आपको दी है कि आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है, वो लो कंसनट्रेशन पे प्लांट को दरकार है। एज ए मेटालोप्रोटीन वो अपना फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर बहुत सारी चीज़ों में एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पे दे आर प्लेइंग देयर क्रूशियल रोल्स, ठीक है। तो उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा जहाँ उनकी कंसंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगी। इनके साथ वर्ड लगा हुआ है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो का मतलब है, इनको कहते हैं अनासरे सगीरा, यानी कि बड़ी ट्रेस एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं कि ट्रेस क्वांटिटीज के अंदर जो है ये चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस जो लिविंग सिस्टम में है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट जो है उसका अफेक्ट जो है वो आता है, ठीक है। तो बहुत सारी हैवी मेटल जिनके मैंने अभी नाम दिए वो आपको लो कंसंट्रेशन पे वो रिक्वायर होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, एसेंशियल है। तो एक टिपिकल हमारे पास एक बेल शेप्ड डोज रिस्पांस कर्व जो है वो आता है, जिसमें इनिशियल लेवल पे रिस्पांस आता है एंड आफ्टरवर्ड रिस्पांस के बाद वहाँ पे आपको सैचुरेशन आ जाएगी, जहाँ पर रिस्पांस आना बंद होगा, वहाँ पे लग्जरी कंजप्शन है। आफ्टरवर्ड्स वहाँ पे, ये बेटे किसका माइक ऑन है? आफ्टरवर्ड्स वहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। टॉक्सिसिटी वहाँ है कि वहाँ पे टिश्यू डैमेज जो है वो होना, सेलुलर जो ऑर्गेनेलिज हैं, सेल का जो होम्योस्टेटस है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा। तो एक बेल शेप्ड हमारे पास रिस्पांस करवाती है, जिसमें इनिशियली रिस्पांस आता है, बाद में स्लोप लेवल ऑफ होती है, लग्जरी कंजप्शन एंड आफ्टरवर्ड जो है वो एक शार्प डिक्लाइन जो है वो आपको आएगा ड्यू टू टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टडी है जिसने डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो मेजर किए हैं, लाइक वाइज के मल्टीप्लिकेशन रेट हैं, फ्रेश ड्राई वेट, क्लोरोफिल बी कंटेंट और टोटल कैरोटीनॉइड कंटेंट्स जो हैं। तो उन्होंने जितने भी टेस्टेड पैरामीटर थे उसकी बेस पे जब फाइटोटॉक्सिक सीरीज उन्होंने डेवलप की है, तो उनके पास जो लीस्ट है टॉक्सिक वो ये है आर्सेनिक, जबकि ये जो है ये ज़्यादा, आप कह लो कि ये उन्होंने एक फाइटोटॉक्सिसिटी सीरीज जो है ये उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो ये आपके साथ चीज़ें चलेंगी, बाकी हम जो डॉक्यूमेंट मेन एक फॉलो करेंगे उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। जो जनरल इफेक्ट हैं इनके, ठीक है, कोई भी हैवी मेटल होगी, ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है डिस्ट्रप्शन काज करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स हैं उनके साथ इंटरफेयर करेंगे, और जो मोस्ट थ्रू आउट द उसमें कॉमन रहेगा क्रॉस हैवी मेटल्स मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फॉर्मेशन के क्रॉस स्ट्रेस रिस्पांस जो है वो इनके नतीजे में हमारे पास आएगा। तो जस्ट लाइक के हमने रिव्यू पेपर जो हैं वो फॉलो किए थे इसमें इन केस ऑफ ड्राउट और इन केस ऑफ हीट स्ट्रेस, तो यहाँ पे बहुत हाईली साइटेड जो है रिव्यू पेपर है हैवी मेटल अकरेंस इन टॉक्सिसिटी फॉर प्लांट्स, ठीक है, नगाज्योति जो एटल है, ठीक है, उनका 2010 का इन्वायरमेंटल एंड केमिस्ट्री लेटर्स जो हैं उसमें, तो उससे हम अपना सफ़र जो है उसमें आगाज़ जो है वो करेंगे इसका। तो आज ये जो रिव्यू आर्टिकल है ये मैं सिस्टम पे आपको अपलोड कर दूंगा। तो हैवी मेटल जो है इन जनरल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5 टाइम मोर देन वाटर, ये हम चीज़ें इस्टेब्लिश कर चुके हैं। रेंज जो है वो 3.5 से 7 ग्राम हो सकती है। और टू योर नॉलेज के उसमें जो एग्रीकल्चरल या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में जिनके साथ हम कंसर्न हैं उसमें लेड है। लेड को क्या कहते हैं, क्या होता है लेड? लेड को वैसे हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं लेड को? सीसा? यस सर, सीसा। कैडमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन, लोहा, जिंक, जस्त, क्रोमियम, ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक को क्या कहते हैं? संख्या, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, वो जो प्लाटिनियम ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास आएंगी।
अब यहाँ पे एक रेंज जो है फ्यू इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स किन प्लांट्स में, ठीक है, वो रेंजेस आप देखेंगे कि बड़ी नैरो डाउन है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बेटे स्क्रीन मेरी तो शेयर है, बाकी लोगों से पूछे, उनके साथ भी यही इशू है। मैंने अभी स्टॉप करके दोबारा शेयर किया, देखें तो बाकी लोगों के साथ भी सर जी विजिबिलिटी बिल्कुल यही इशू आ रहा है। काफी देर से शेयर थी, यार आप मुझे अब फिर शेयर बताओ। होगी सर। अब आप हुई है भेज सर। दो सर। पहले भी शेयर थी यार, चले मैंने नहीं स्टॉप पहले करके थी दोबारा, तो बीच में चले मैंने दोबारा अब शेयर कर होगी दी। है सर। चलें ठीक हो गया, मैं इसको अभी ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पे जो हैवी मेटल्स हैं उनमें लेड है, प्लम, कैडमियम है, निकल है, कोबाल्ट वगैरह जो है। तो इनमें से मोस्ट ऑफ दोज आर ऑलरेडी फेमिलियर टू अस एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं उनमें आप कह लो कि वहाँ पे उनकी जो रेंज दी गई है, ये रेंज है सिर्फ आपको फेमिलाइज करने के लिए, ये कोई एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव में क्योंकि न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, दे आर हार्ड टू मेमोराइज, लेकिन एक रेडी रेफरेंस के तौर पे ये आपको पता होना चाहिए बार कैफिस को। तो एक दफ़ा आप इससे गो थ्रू जो है वो हो जाइएगा। तो हैवी मेटल जो बेसिकली जो हैं ये डिस्पर्स फॉर्म में हो सकती हैं या फिर रॉक फॉर्मेशंस में। और जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं मैन रिलेटेड जो हैं, जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन सरफेरिस है और अर्बनाइजेशन वो, और इनमें भी जो माइनिंग है, माइनिंग से मुराद है कानकनी, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारी हैवी मेटल्स जो हैं खासकर कोल माइन से, ठीक है, वो हमारे पास पहुँचेंगी। उनका फेड क्या होगा उसमें हम जो है वो आएंगे। हैवी मेटल जो है लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी इनकी साइल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर है, टू रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में दे विल बी प्रेजेंट एज वेपर और पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकुलेट फॉर्म में या वेपर फॉर्म में हो सकते हैं। अब जो हम टेम्परेचर की बात करते थे कि जो स्ट्रेन है टेम्परेचर का वो डिपेंड होगा कि सिवियरिटी ऑफ द टेम्परेचर, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन। तो हैवी मेटल का जो इफेक्ट है, हैवी मेटल इंड्यूस स्ट्रेन जो है, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट स्पीशीज, स्पेसिफिक मेटल कि वो मेटल कौन सी है, उसका साइल में उसका कंसंट्रेशन क्या है, प्लस उसकी स्पेसिएशन की जब हम बात करेंगे, स्पेसिएशन विल रेफर टू इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट दैट वी आर डीलिंग विथ, दैट विल रेफर टू द केमिकल फॉर्म। क्योंकि एक एलिमेंट जो है आप देखेंगे कि फेरक है और फेरस है, ठीक है, AS3 है, AS5 है, ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंट उसमें जो है वो वेरिएशन जो है उनकी मिलेगी, तो वैलेंसियाँ जो है वो चेंज होंगी, केमिकल फॉर्म्स जो है वो चेंज होंगी। तो स्पेसिएशन जो है उसकी साइल में किस फॉर्म में है, प्लस बजाते खुद साइल क्या है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या है, ठीक है। वहाँ पे बाइंडिंग, एग्रीगेशन, फिक्सेशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो चलेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे उसका स्ट्रेन जो है वो डिपेंडेंट होगा। तो मैंने आपको इनिशियली एक स्टेटमेंट दी थी कि कॉपर, जिंक, फेरस जो है, निकल, कोबाल्ट, ये हमें चाहिए नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए एज ए ट्रेस एलिमेंट्स। तो कॉपर और जिंक जो है दे सर्व एज अ कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर एंजाइम रिएक्शन, ठीक होगी। तो अब जो चीज़ जिसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है, ठीक है, वो है सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन के हैवी मेटल्स जो हैं। अच्छा, एक वर्ड है कंटेमिनेंट और एक है पोल्यूटेंट। इनके दरमियान जो लाइन ड्रा करते हैं खासकर जो बायोलॉजिकल साइंसेज में, तो कंटेमिनेंट वो कहते हैं जी ऐसी चीज़ जो बायोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, इसका नेचुरल कंपोनेंट नहीं थी, वो इंट्रोड्यूस कोई ह्यूमन एक्टिविटी से उसमें ऐड हो रही है, तो उसको वो कंटेमिनेंट कहते हैं। पोल्यूटेड वो चीज़ है जो अपनी एम्बियंट कंसंट्रेशन से बढ़ चुकी है, लाइक CO2, लाइक मीथेन, तो उसको वो कहते हैं जी वो पोल्यूटेंट है। यानी कि वो उसका पार्ट तो थी लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कई गुना बढ़ गई है, तो उसको फिर वो पोल्यूटेंट में लेते हैं। सर आप वॉइस स्टार्ट हुई, ये समझ नहीं आया, अगर आप प्लीज इसे रिपीट कर दें तो। मैं रिपीट करता हूँ, आज ना नेट का थ्रू आउट द मॉर्निंग ही हमारे पास यहाँ पे ना इशू है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ बाकी। मैं रिपीट करता हूँ। अब मेरी आई एम ऑडिबल ना? अब तो वॉइस में कोई जी सर। डिस्टॉर्शन? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बायोलॉजिकल साइंसेज है, खासकर अब जो आ रही। एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, उनमें 2 टर्म्स जो हैं दे आर यूज्ड।
वन इज कंटेमिनेशन एंड द सेकंड वन इज पोल्यूटेंट। जो कंटेमिनेंट है दैट इज अ सब्सटेंस दैट इज नॉट एक नेटिव पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ के, वो प्लैनेट अर्थ में बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर में लिथोस्फीयर में या हाइड्रोस्फीयर में नेचुरली नहीं पाया जाता, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से वहाँ पे ऐड हो रहा है, उसको हम कंटेमिनेंट कहेंगे। ऐसी चीज़ जो प्लैनेट अर्थ का पार्ट थी लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कई गुना बढ़ जाए, यानी कि अपने थ्रेशोल्ड से जो उसकी परमिसिबल लिमिट है उससे बढ़ गई, जो उसकी नेचुरल लेवल से उससे, जिस तरह CO2 है, तो उसको फिर पोल्यूटेंट जो है वो कहा जाएगा, यानी कि वो पार्ट तो थी लेकिन उसकी कंसंट्रेशन, उसके लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहे। तो जो सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन है उनमें हैवी मेटल्स के, उसमें पहली चीज़ है नेचुरल सोर्सेज, कुदरती। फिर एग्रीकल्चर बजाते खुद बहुत बड़ा सोर्स है हैवी मेटल्स का, इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हैं, फिर एटमॉस्फेरिक सोर्सेज हैं और फिर मिसलेनियस या अदर सोर्सेज हैं। हम वन बाय वन जो है इन सोर्सेज को जो है वो पिन पॉइंट करेंगे कि विच सोर्स इज अ प्रोवाइडिंग विच सॉर्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड इन विच फॉर्म। ठीक है, तो एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो खासकर ट्रू फॉल्स के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग के हैवी मेटल जो है वो उनका जो सोर्स है दे कैन बी फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। तो उनमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, मैन मेड भी और जो मदर नेचर है वहाँ से भी ये हमारे पास आ सकती है। माइनिंग, कानकनी, स्मेल्टिंग क्या होती है? ऑपरेशन स्मेल्ट करना किसी चीज़ को, स्मेल्टिंग केमिस्ट्री में थी ये। सर ये एक टेक्निक है शायद जिससे हम जो है ना ओर्स वगैरह को अलग करते हैं। यार जो आम हम देखते हैं कि लोहार जो हैं ब्लैक स्मिथ वगैरह वो भट्टी में जलाते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो सारा स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो आयरन जो है वो रेड से कलर में हमें नज़र आता है अक्सर जब कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो स्टील वगैरह की, मुगल के काट रोटी या तो बनता जब दिखाते हैं तो आपको वहाँ पे एक रेड कलर का वो लिक्विड फेज में या कोई बार की शक्ल में नज़र आ रहा होता है, ताकि उसमें से हम कह लो कि उसमें जो बेस या बुनियादी जो एलिमेंट है उसको सेपरेट कर लें वो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें वॉल्केनोस भी हैं, तो वहाँ से हैवी मेटल्स जो हैं वो आती हैं, ठीक है। तो उसमें हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि क्या है। जो नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज से मुराद हैं जो कुदरती, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट काम है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दैट इज जियोलॉजिकल पेरेंट और रॉक मटेरियल और उसकी आउटर क्रॉपिंग्स जो हैं, तोड़ फोड़ की जो चीज़ें हैं वो। अब जो कंसंट्रेशन होगी प्लस जो कंपोजिशन होगी, कंसंट्रेशन का मतलब है मिलीग्राम पर केजी में कितनी साइल में पहुंच रही है, और कंपोजिशन कि कौन सी है और उनका आपस में रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड किस पे करेगी? जो रॉक टाइप है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो उनकी नेचुरल जो वेदरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जिससे साइल वजूद में आती है या चट्टानें टूटती फूटती हैं, वो वाला, ठीक है। जियोलॉजिकल प्लांट मटेरियल्स जनरली हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। Hg किसके लिए होता है? ये होता तो वैसे आई थिंक मरकरी के लिए। इससे बनता क्या है? और प्लम, आप लोगों ने ताज़ी ताज़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ये Hg जो है ये किसके लिए है? इसका पूरा नेम क्या हम लेते हैं? मरकरी के लिए होता है ना ये, साल से सालियों। Hg जी सर मरकरी के लिए ही होता है। यार सर वो तो मरकरी के लिए। यार बेटे मरकरी के लिए तो है, तो Hg आखिर इसको नेम जो है ये किस चीज़ के लिए है? इसको मैं देखता हूँ। हाँ जी, सर कोई पढ़ा हाइड्ररग्राम, तो अगर याद है हाइड्रा, जी जी सर ऐसा ही था कुछ। हाइड्ररग्राम, चल ठीक है। अच्छा जी, अदर देन जो पेरेंट रॉक मटेरियल है, जो वॉल्केनोस हैं, वॉल्केनोस से मुराद क्या है? आतिशफशान, आतिशफशान ज्यादा कहाँ पे हैं? एशिया पैसिफिक में है, कहाँ पे हैं वॉल्केनोस? सर ब्राजील
वाली साइड पे या उस जगह पे शायद ज़्यादा है। जापान शपान के नहीं है? हुआ है जापान यहाँ पे हाँ साइड जी, है। जापान वगैरह उस पे। फिर जो आपका पीरू शीरू हैं कंट्रीज कोई, हवाई है, चलें जी। हवाई है। वालकैनो जो है वहाँ से एल्युमिनियम है, जिंक है, मैंगनीज वगैरह ये भी आते हैं। अच्छा, अब हैवी मेटल्स जो हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से आएंगे वहाँ पे विंड ब्लोन डस्ट हो सकती है, और वॉल्केनो वो पार्टिकुलर रेलिवेंस हैं इकोसिस्टम इन्वेंटरीज में। इन्वेंटरीज और बजट की जब बात करेंगे, यानी कि व्हाट इज इनकमिंग और वो वहाँ से जा कितना रहा है चीज़ें, तो जो विंड ब्लोन डस्ट हैं और जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं और पार्टिकुलर रेलिवेंट टू इकोसिस्टम इन्वेंटरी के सिस्टम के अंदर कितनी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो रही हैं। तो विंड डस्ट विच अराइज फ्रॉम डेजर्ट रीजन सच एज सहारा। सहारा कहाँ पे है अभी? सहारा डेजर्ट। यार फटाफट जवाब दिया करो, आपका ना जवाब बहुत लेट आता है। सर ये अमेरिका वाली साइड पे है। नहीं यार, तेरा ज्योग्राफिया गलत है। और ये अफ्रीका में होगा बेटे। अच्छा, पाकिस्तान में यार कौन कौन से डेजर्ट हैं? थल थर थल वगैरह। है, चोलिस्तान है। चोलिस्तान है, थल है, थरपारकर है, एक अफ्रीका में है। हाँ जी अफ्रीका में। अच्छा, पाकिस्तान में एक कोल्ड डेजर्ट भी ये है, सर स्कर्दू भी है। उसका नाम क्या है? ये सर स्कर्दू में है वो। बेटे मैं पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या है? अ, ये चीज़ें जो हैं इस लेवल पे पिन पॉइंट चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। सर ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ा हुआ था इसके बारे में। कटपना। क्या नाम है सर? जी कटपना, सर। KATPANA। तो ये चीज़ें आपको खैर आनी चाहिए, इनको देखना आप। अच्छा जी, मेरीन एरोसोल्स, ये क्या होते हैं मेरीन एरोसोल्स? एंड फ्रेस्ट फायर आल्सो एक्सर्ट। एरोसोल बेसिकली क्या चीज़ है? जब एरोसोल का लफ्ज आता है, जब आपने कभी क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी होगी, लफ्ज आए होंगे एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या चीज़ है एरोसोल? एरोसोल स्प्रे, मैं आसानी कर देता हूँ आपको। यार हम स्प्रे नहीं करते मॉस्किटो किल करने के लिए, बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे, वो एरोसोल नहीं है? जी सर ठीक है। जी सर जी सर। हत्ता कि आपकी ये जो धुंध है ये बेसिकली एरोसोल ही है, फोग जो है, स्मोक भी, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। जी सर। तो मेरीन कहाँ से है वर्ड? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड मेरीन साइंसेस। मेरीन जो है वो समुद्री। मंदिर। तो वहाँ से प्लस जो फ्रेश जैसे फायर वही समंदर। है, जो 2020 का साल है वो बहुत, खासकर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा जो फ्रेश फायर्स जो हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसका स्टार्ट ही बहुत अजीब तरह का था लास्ट ईयर जो था उसका। तो वहाँ से जो है वो, अब जी हमने सर। जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनमें अगर हम उंगलियों पे आप पिन पॉइंट करें, हम दोबारा, पहला है नेचर जो है, आप कह लो कि रॉक मटेरियल की पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है, ठीक है, उनका वेदरिंग प्रोसेस, उनका फेड क्या है, पहली चीज रॉक मटेरियल हो गई। दूसरा हमने क्या कहा? वॉल्केनोस। तीसरा मेरीन एरोसोल्स। चौथा फॉरेस्ट फायर्स। आपने ये चीजें सिर्फ पिन पॉइंट कर लो तो बाकी आप लिखने के काबिल जो है वो हो जाओगे, उसमें कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं रहेगी। ये नेचुरल सोर्सेज के अंदर ये चार चीजें जो है वो आएंगी। 4-30-5-20 में आपको पासवर्ड जो है अटेंडेंस का शेयर कर दो, मंडे फ्राइडे। कंट्रोल सी, आपको मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ। पासवर्ड मैंने आपको भेज दिया चैट में, इसी में जूम पे।
स्टॉप शेयर, ये मेरा डॉक्यूमेंट कर गया। जो एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं हैवी मेटल्स के, अच्छा जी, एग्रीकल्चर को कोई डिफाइन करेगा बंदा? एग्रीकल्चर क्या चीज़ है, किस ज़बान का वर्ड है? पहले तो इस पे चलते हैं, किस लैंग्वेज का वर्ड है जी एग्रीकल्चर? सिद्रा, सर लैटिन का है, डेफिनेशन वैसे मुझे आती है। एग्री कुलैरी दो वर्ड थे। जो एग्रीकल्चर है ये लैटिन है, एग्रोनोमोस जो एग्रोनॉमी है ये ग्रीक है, ठीक है। हाँ तो जो एग्रीकल्चर है बेसिकली सर, क्रॉप प्रोडक्शन और लाइफस्टाइल जो है, आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग। हाँ ठीक है, ये आनी चाहिए। ये इंटरव्यू में बाद दफा बहुत ही जनरल पूछ लेते हैं, अगर स्पेसिफिक ना पूछें तो ये आनी चाहिए। जो आप कह लो कि उसमें एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं, उनमें दो लार्जर डोमेन्स हैं। द फर्स्ट वन इज फर्टिलाइजर, ठीक है, ठीक है। और सेकंड, जब मैं फर्टिलाइजर की इस स्टेज पे बात कर रहा हूँ तो उसमें मैन्योर्स, लाइमिंग वगैरह जो बाकी चीज़ें सारी अमेंडमेंट्स, केमिकल, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी इस कंटेक्स्ट में। और दूसरे में हमारी पेस्टिसाइड जो है वो। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, are the most important sources of heavy metal to agricultural soil, including liming, sewage, sludge, irrigation water और pesticides. तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक इसमें डिफरेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं यूजली ये सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक है इनमें बल्कि मैन्योर्स आ जाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, पोल्ट्री मैन्योर, ऑयल केक्स वगैरह जो हैं वो, बर्ड एक्सक्रीटास जो हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो है बोन मील जो है, ब्लड मील्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें, और ग्रीन मैन्योर्स जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योरिंग में ये चीज़ें कैटेगरी में फॉल करती हैं, और इनको हम साइल में जो है वो एज ए ऑर्गेनिक अमेंडमेंट ऐड करते हैं। जो फंडामेंटल डिफरेंस है इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक, एक तो केमिस्ट्री का है, दूसरा ये है कि जो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं दे सप्लाई ओनली 1, 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, बट दे डोंट ऐड टुवर्ड्स सॉइल हेल्थ। न्यूट्रिएंट तो स्टेटस शायद बढ़ जाए, लेकिन जो मैन्योर है दे हैड मैनी अदर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो मैन्योर जो है वो ऑल दो के स्लो रिलीज हैं, लेकिन सॉइल की लॉन्ग टर्म जो हेल्थ है उसमें उनका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और फास्फेटिक फर्टिलाइजर स्पेशली, उनमें कैडमियम, क्रोमियम, निकल, प्लम और जिंक हो सकता है, ठीक है। और कैडमियम पार्टिकुलर कंसर्न है प्लांट में, क्योंकि ये लीव्स में बड़ी हाई कंसंट्रेशन में कामोलेट होता है। और आज हमने कहीं ना कहीं वेजिटेबल कंज्यूम की होगी, तो जो हमारे यहाँ पे रिटेल में जो वेजिटेबल सेल हो रही हैं उनमें से शायद ही कोई वेजिटेबल हो जो साफ पानी से हो। और हैवी मेटल्स का जो टॉक्सिफिकेशन के मैकेनिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन के, वो क्वाइट सिमिलर टू साल्ट है, वो वैक्यूल में स्टोरेज होगी। तो जो लीफी वेजिटेबल्स खासकर साग वगैरह हैं, पालक वगैरह हैं, और जो अंडरग्राउंड जिनके पार्ट्स हैं, ट्यूबर, राइजोम, काम्स, बल्ब्स, तो उनमें उनकी डेपोजिशन ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो बहुत सारे हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो आजकल जो है वो बढ़ गए हैं इस वजह से। जो कैडमियम की इनरिचमेंट है वो आल्सो अकर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सीवेज, स्लज, मैन्योर्स एंड लाइम्स। सीवेज और स्लज जो है जो आपका वेस्ट वाटर है जो ड्रेनेज सिस्टम के सारे, ये ग्रे वाटर होता है जो किचन वगैरह से, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह जो है वो शामिल नहीं होता। एक चीज़ जो है कि ऑल्दो द लेवल ऑफ हैवी मेटल्स इन एग्रीकल्चर सॉइल्स आर वेरी स्मॉल, लेकिन जो रिपीटेड यूज़ है फास्फेटिक फर्टिलाइजर का और उसकी लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस जो है, ठीक है, तो वहाँ पे इन द लॉन्ग रन थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स, ठीक है। तो एनिमल मैन्योर जो है दे एनरिच द सॉइल बाय द एडिशन ऑफ मैंगनीज है, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट, ठीक है। और जो सीवेज स्लज है उसके अंदर जिंक, क्रोमियम जो है वो हो सकता है। तो जो इंक्रीज है हैवी मेटल्स की इन एग्रीकल्चरल सॉइल, यानी कि जो ज़राई ज़मीनें हैं उनमें जो ओवर टाइम इंक्रीज होगा हैवी मेटल की कंटेमिनेशन